नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी हेडलाइन एक ही है। रूस की सेना यूक्रेन के दरवाजे के बाहर खड़ी है। पुतिन ने यूक्रेन के 2 इलाकों पर अपना दावा ठोक दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद मीटिंग्स कर रहा है। अमेरिका उन 2 इलाकों पर सैंक्शन लगाने की बात कह चुका है। पूरी दुनिया में यह हो रहा है, मगर भारत एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार रूस और यूक्रेन पर खुलकर बात की। मोदी ने न रूस का नाम लिया, न यूक्रेन का नाम लिया, फिर भी दोनों पर अपनी बात कही थी। हजारों की भीड़ के सामने कहा, चुनावी रैली में कहा, सिर्फ 3 लाइन में सब कुछ समझा दिया। दुनिया में हालात बहुत खराब हैं और जब हालात खराब होते हैं तो मजबूत नेता ही ताकतवर फैसले ले सकता है। डेमोक्रेसी में वोट से ताकत मिलती है। इस वक्त मोदी की निगाह 2 चीजों पर है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई आगे चलकर महायुद्ध में तब्दील तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो आगे क्या होगा और यूपी में क्या होगा? आज मोदी ने कहा, हालात बहुत ही कठिन हैं। देश ही नहीं, दुनिया के हालात बहुत कठिन हैं। इस वक्त पूरी दुनिया को एक टफ लीडर की जरूरत है और तमाम सर्वे से, ओपिनियन पोल से अब क्लियर हो चुका है कि नरेंद्र मोदी ही वो टफ लीडर हैं। मोदी योगी, यही कॉम्बिनेशन है महाउपयोगी। बिल्कुल नया पैटर्न सामने आया है। प्रधानमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन जयकार के साथ आप लोग करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मोदी की एंट्री देखिए, लाखों की भीड़ के ठीक ऊपर से निकले। पब्लिक का रिएक्शन नोट कीजिए। हाथों में मोबाइल निकले। मोदी का एक एक फ्रेम कैप्चर हुआ और फिर जैसे ही मोदी ने स्टेज पर एंट्री मारी, उत्तर प्रदेश ने भी क्लियर मैसेज दे दिया और मोदी ने भी साफ साफ कह दिया। ये जो दृश्य मैं देख रहा हूं, कहीं पैर रखने की भी जगह रखी है कि नहीं? और जितने लोग यहां हैं, मैं उधर बाहर देख रहा हूं, पता नहीं उनको सुनाई देता होगा नहीं देता होगा कि यूपी चुनाव में इस बार भी जीत का चौका लगने वाला है। चौका। एक बार 2014, दूसरी बार 2017, तीसरी बार 2019 और इस बार चौका। लाखों की भीड़ देखिए, सोशल मीडिया का ट्रेंड देखिए, देसी विदेशी सर्वे का ग्राफ देखिए, बूथ मैनेजमेंट का पावर देखिए। हर पैमाने पर, हर लेवल पर इस वक्त अगर सबसे पॉपुलर कोई जोड़ी है तो वो है मोदी और योगी की जोड़ी। यूपी के इस महाउपयोगी जोड़ी ने बिल्कुल नया ट्रेंड सेट किया है, मगर मोदी ने नेक्स्ट लेवल का टारगेट सेट किया है। दुनिया की हेडलाइन बदली तो मोदी ने यूपी वालों को बिल्कुल नई लाइन दी। दुनिया के एक कोने में युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है, मगर मोदी ने बताया, घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ये नया इंडिया है, ताकतवर इंडिया है। न्यू इंडिया के पास मजबूत लीडरशिप है, इसलिए कोई रिस्क नहीं है। यूपी चुनाव में रूस और यूक्रेन की एंट्री यूं ही नहीं हुई। मोदी को पता है, भविष्य में इंडिया को वर्ल्ड लीडर बनना है और आने वाले समय में उसका रास्ता यूपी से होकर ही गुजरता है। आप देख रहे हैं, इस समय दुनिया में कितनी उथल पुथल मची हुई है। जब चारों तरफ
उथल पुथल मची हो, चारों तरफ कल क्या होगा, परसों क्या होगा, गिनतियां चलती हो, ऐसे में भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। आज आपका एक एक वोट भारत को ताकतवर बनाएगा। यूपी के हर वोटर के मोबाइल पर यही स्क्रीनशॉट घूम रहा है। किसी को कोई डाउट नहीं है, देश दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री मोदी ही हैं। यूपी के सारे पॉलिटिकल प्लेयर्स की असली टक्कर मोदी से ही है। अगर मैंने सही किया तो आप मेरे साथ रहोगे, पूरी ताकत दोगे। आपकी जितनी ताकत मिलेगी उतने ही ताकतवर फैसले मैं करूंगा भाइयों बहनों। यूपी में सबसे बड़े हिंदू लीडर योगी ही हैं। मोदी योगी के कॉम्बिनेशन को इतनी आसानी से तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसीलिए तो बाकी बचे 4 राउंड्स के लिए 325 वाला टारगेट ट्रैक पर है। उत्तर प्रदेश में 325 सीटों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा। 325 सीट का मतलब एक मजबूत और दमदार सरकार होगी। दमदार सरकार, आप दमदार और मजबूत सरकार चाहते हैं ना, कि समाजवादी पार्टी की दमदार और मजबूत सरकार। गूगल ट्रेंड्स का डेटा देख लीजिए। मोदी के लाइव भाषण का स्कोर 650 प्लस में था। योगी के नंबर्स पर गौर कीजिए, 700 प्लस के साथ योगी ने लीड ले रखी थी। इसी पैमाने पर अखिलेश के नंबर्स देखिए, वो 200 के आसपास भी नहीं फटके, 150 प्लस पर ही अटके रहे। बहराइच, प्रयागराज, अयोध्या, गोंडा, यूपी के ये सारे हॉट लोकेशंस इंटरनेट पर टॉप ट्रेंडिंग रहे। मोदी, योगी, अखिलेश सारे यहां एक्टिव दिखे, मगर नंबर्स तो मोदी और योगी के ही बढ़े। गूगल ट्रेंड्स पर मोदी का सर्च इंटरेस्ट 93 प्लस रहा। योगी का टॉप स्कोर 94 प्लस तक जा पहुंचा। अखिलेश 50 या उसके आसपास दिखाई दिए। तो क्या ये नंबर्स जो संकेत दे रहे हैं 10 मार्च वाली, ये वही असली पिक्चर है? अखिलेश कूटने फूटने की बात तो कर रहे हैं, मगर क्या यूपी वाला एंड रिजल्ट उनके अगेंस्ट है? इस बार चित्रकूट के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट डाल करके कूटने का काम करेंगे। बताओ, ये वोटों से कूटे जाएंगे कि नहीं कूटे जाएंगे? विरोधी चाहे कितने भी बड़े दावे करें, लेकिन यूपी के लिए मोदी का नया प्लान सबकी सियासत पंक्चर करने वाला है, और यह नया प्लान आज ही एक्टिवेट हुआ है। हम आपको मोदी की कही एक बात फिर से सुनाना चाहते हैं, बहुत गौर से सुनिएगा। यूपी वालों को मोदी ने कौन सा क्लियर मैसेज दिया है? अगर मैंने सही किया तो आप मेरे साथ रहोगे, पूरी ताकत दोगे। आपकी जितनी ताकत मिलेगी उतने ही ताकतवर फैसले मैं करूंगा भाइयों बहनों। अब आप सोचेंगे कि मोदी को आज अचानक टफ फैसले, ताकतवर फैसले लेने की बात क्यों कहनी पड़ी। मोदी ने अपनी स्पीच में रूस और यूक्रेन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन यूपी वालों के सामने संभावित युद्ध की स्थितियों में स्ट्रांग भारत का जिक्र क्यों किया?
उसे यूपी चुनाव से क्यों जोड़ा, ये समझने के लिए आपको वर्ल्ड लेवल पर भारत के प्रधानमंत्री की ताकत समझनी होगी। दुनिया के 13 लीडर्स की अप्रूवल रेटिंग में इस वक्त नरेंद्र मोदी 72% के साथ नंबर 1 पर हैं। मोदी के आसपास अमेरिका, रूस, फ्रांस छोड़िए किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष फटक भी नहीं रहा। मोदी के 72% के मुकाबले अमेरिकी राष्ट्रपति सिर्फ 41% पर हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति 37%, कनाडा के पीएम 38%, ब्रिटेन के पीएम सिर्फ 30% पर हैं। यानी अप्रूवल रेटिंग के पैमाने पर मोदी ने इन सारे वर्ल्ड लीडर से करीब 30 से 40% की लीड ले रखी है। ऑल ओवर वर्ल्ड में मोदी की पॉपुलैरिटी हाई है, बाइडेन डाउन है। पुतिन यूक्रेन वाली फाइट में फंसे हुए हैं, मगर इंडिया का रोल क्रिस्टल क्लियर है। इस वक्त दुनिया बैकफुट पर है और मोदी की स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में इंडिया फ्रंट फुट पर अपने फैसले ले रहा है। इसलिए मोदी ने साफ साफ कहा कि मुश्किल वक्त में हिंदुस्तान का रोल भी बहुत क्लियर होना चाहिए। इतनी बड़ी तादाद में लोग, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। भारत को ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भारत मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आज भारत का ताकतवर होना न सिर्फ भारत के लिए, पूरी मानवता के लिए बहुत जरूरी होता है। एक एक वोट देश को मजबूती देगा। मोदी ने भारत की जिस ताकत की बात की, उसका अंदाजा आप एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के आंकड़े से लगाइए। 16 फरवरी 2022 तक के डेटा के मुताबिक भारत के 70% लोगों का मानना है कि भारत बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। इसी आधार पर अमेरिका के 66% लोग मानते हैं कि जो बाइडेन अमेरिका को रॉन्ग ट्रैक पर लेकर जा रहे हैं। फ्रांस के 68% लोगों के मुताबिक उनका देश गलत दिशा में जा रहा है। कनाडा के 62% और ब्रिटेन के 66% लोगों का मानना है कि उनका देश रॉन्ग ट्रैक पर है। यानी एक लाइन में कहें तो दुनिया के तमाम बड़े देशों के लोगों ने अपने प्रधानमंत्री और अपने राष्ट्रपति को कटघरे में खड़ा किया है, मगर इस लिस्ट में मोदी इकलौते ऐसे नाम हैं जिन्हें देश की जनता का फुल सपोर्ट हासिल है। और बड़ी संख्या में लोगों को लगता है कि मोदी जो कर रहे हैं देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। इसलिए जब मोदी टफ टाइम के वक्त टफ फैसले लेने की बात करते हैं तो पब्लिक खुलकर सपोर्ट करती है, मोदी के साथ दिखती है। स्कूल में भी कोई ढीला ढाला टीचर हो तो स्टूडेंट को पसंद आता है क्या? जरा जोर से बताइए। ढीला ढाले मास्टर जी हो तो बच्चों को पसंद आता है क्या? बच्चों के परिवारजनों को पसंद आता है क्या? माँ भी चाहते हैं ना कि टीचर मजबूत होना चाहिए, चाहते कि नहीं चाहते? आपके इलाके में दरोगा भी बिल्कुल ढीला ढाला हो तो किसी को पसंद आता है क्या? दरोगा भी मजबूत चाहिए, ऐसा आपको लगता है कि नहीं लगता है? तो भाइयों बहनों, इतना बड़ा देश, इतना बड़ा राज्य, जिम्मेवारी भी मजबूत कंधों पर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों, जब टफ टाइम होता है, जब टफ टाइम होता है तो टफ लीडर होना भी जरूरी होता है। इस वक्त बड़े बदले हुए हालात में यूपी का चुनाव हो रहा है। एक डेमोक्रेसी में किसी नेता की मजबूत छवि ही उस देश की ताकत होती है। अगर लीडर कमजोर होता है तो हेडलाइन बदल जाती है। ऐसी हेडलाइन देश के लिए ठीक नहीं है। मगर यहां बात मोदी की है। मोदी स्ट्रांग है, इसलिए इंडिया निश्चिंत है। यूपी की जीत मोदी को देश में भी पॉलिटिकली ताकतवर बनाएगी और दुनिया में भारत का डंका भी बजाएगी। ये जनादेश आएगा कैसे? मोदी के पास इसका भी प्लान है। पूरी डिटेल आगे देंगे, पहले मोदी की बात सुनिए। आज मैं हेलीकॉप्टर से देख रहा था
इतनी जबरदस्त भीड़, इतनी बड़ी तादाद में आप लोग आए हैं। आप थक गए होंगे। अब मन करता होगा मोदी जी आ गए, योगी जी आ गए, सभा शानदार हो गई, चलो अब सो जाते हैं। सो जाएंगे? नहीं सो जाएंगे ना, घर घर जाएंगे। ऐसे नहीं, जवाब पूरी ताकत से दो। घर घर जाएंगे, मतदाताओं को मिलेंगे, मेरी बात पहुंचाएंगे, मेरे प्रणाम उनको कहेंगे। मोदी जी आए थे, आपको नमस्ते बोला है, बता देंगे और बताएंगे मोदी जी ने आपसे कुछ मांगा है। आप उनको बताएंगे मोदी जी ने कहा है वोट डालना है, बताएंगे। कमल पे वोट डालने के लिए कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करवाएंगे। हर पोलिंग बूथ आगे निकल जाएगा, पहले से ज्यादा वोट करवाएंगे। पक्का? मैं आप पे भरोसा करूं? अरे मुझे विश्वास है दोस्तों, आपने जो सभा आज करके दिखाई है, आप इन सबको जिता करके लाएंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है भाइयों। मोदी को पता है 22 में यूपी जीतेंगे, तभी 24 में और ज्यादा मजबूत होंगे। यूपी की हार मोदी का ग्राफ नीचे गिरा सकती है, मगर यहां पर एक ट्विस्ट है, और वो ट्विस्ट ये है कि अब की बार योगी का ग्राफ भी बढ़ सकता है और मोदी का ग्राफ भी ऑल टाइम हाई हो सकता है। और इस टारगेट को अचीव करने के लिए बीजेपी का बूथ मैनेजमेंट वाला प्लान एक्टिव है, यानी मोदी फैक्टर के साथ साथ मैनेजमेंट फैक्टर भी 22 में तुरुप का इक्का साबित होने वाला है। यूपी की राजधानी लखनऊ में वोटिंग होने जा रही है और इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने व्यापक तैयारियां कर रखी हैं। बूथ को कैसे जीतना है, किस तरीके से चुनाव का प्रबंधन करना है, पूरे लखनऊ की बात किया जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो युद्ध स्तर पर ग्राउंड रिपोर्ट किस तरीके से तैयार की जा रही है। सरोजनी नगर इलाके में हम मौजूद हैं और सरोजनी नगर इलाके में जो बूथ अध्यक्ष हैं, इसके अलावा पन्ना प्रमुख हैं, इसके अलावा जो मंडल के प्रभारी लोग हैं, वो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो निश्चित तौर पर न सिर्फ अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बूथ की जो पर्चियां हैं वो लोगों के घर तक पहुंचे हैं और लोग वोट देने के लिए कैसे निकल के बाहर आए, इसको लेकर के पूरे इंतजाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचार के साथ अपने वोटरों तक पहुंचने के तरीके के साथ साथ बूथ मैनेजमेंट पर भी खासा ध्यान देती है और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी यही देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम लखीमपुर में हैं, लखीमपुर सदर सीट है। भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तीनों में टक्कर है, लेकिन बीजेपी की तरफ से बूथ मैनेजमेंट के लिए अलग अलग तरीके जो है वो अपनाए गए हैं। इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये शक्ति केंद्र संयोजक हैं, उनके नीचे बूथ अध्यक्ष आएगा, उनके नीचे पन्ना प्रमुख आएगा और ये सब मिलकर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा जो वोटर्स हैं, जो बीजेपी के पक्ष में मतदान करना चाहते हैं, वो मतदान केंद्र तक पहुंचे। बीजेपी ने जिस तरह से बता रहे हैं कि 60-60 वोटर्स की जिम्मेदारी एक एक पन्ना प्रमुख को दी है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हुआ जा सके और जो वोट है वो भाजपा के पक्ष में उस तरीके से मजबूत देने के लिए, भाजपा को बूथ स्तर पर मजबूती देने के लिए तमाम पन्ना प्रमुख इस वक्त भी मैदान में हैं। बूथ मैनेजमेंट वाली स्ट्रेटेजी वैसे तो सपा की भी है, कांग्रेस की भी है, मगर इस सियासी शतरंज की सबसे बड़ी प्लेयर बीजेपी है। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार है पन्ना प्रमुख। यूपी में करीब 1,74,000 बूथ हैं। इस बूथ में 20 से 25 पन्ना प्रमुख हैं। हर पन्ना प्रमुख पर करीब 60 मतदाताओं की जिम्मेदारी है। हर बूथ पर 1200 से 1500 मतदाता हैं। 4 से 5 बूथों को मिलाकर बीजेपी ने शक्ति केंद्र बनाया है। बीजेपी अपने इन्हीं पन्ना प्रमुखों के जरिए अपने उस स्लोगन को हकीकत में बदलना चाहती है, जिसका स्लोगन है बूथ जीता तो चुनाव जीता। पन्ने पे 60 वोटर हैं मेरे पन्ने पे, और जिसमें से मुझको ये 60 लिस्ट है, यही मेरी दुनिया है। मुझे इन 60 लोगों को ही कवर करना है, इनको भारतीय जनता पार्टी को मत देने के लिए प्रोत्साहित करना हो, तो प्रयास करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर वोट डालने जा सके। पार्टी ने मुझको ये जिम्मेदारी दी। आप बूथ अध्यक्ष हैं, आप बताइए कि कितनी महत्वपूर्ण होती है ये जिम्मेदारी, क्योंकि अगर बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे और बूथ गया तो सब कुछ गया। देखिए, जैसे बूथ पे जो है हमारे, मतलब मैं अपने पर्टिकुलर बूथ संख्या 175 की बात करूं तो मेरे बूथ पे जो है करीब 20 से 22 पन्ना प्रमुख हैं।
एक पन्ने प्रमुख की जिम्मेदारी जो है वो 60 वोटों की है। भारतीय जनता पार्टी के वोटरों की सबसे बड़ी कमी ये है कि वोटर घर से निकलता नहीं है। तो हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं, मतलब सारा का सारा दायित्व उनका है कि किसी ना किसी तरीके से वोटरों को मोटिवेट करें और जो है उनको घर से बाहर निकालें ताकि वो जाकर कम से कम अपना वोट पोल करें। एक एक नोट, एक एक पर्चा हर वोटर के घर पहुंचा है। वोटर घर से बाहर भी निकला है और शुरुआती 3 चरणों में बीजेपी को इस बूथ मैनेजमेंट का फायदा भी हुआ है। लोकल लेवल पर भाजपा के लीडर्स अपनी स्थिति बेहतर बता रहे हैं। 17 की तरफ फिर परचम फहराने का दावा भी कर रहे हैं। दावा तो यह भी है कि कई बूथ ऐसे हैं जिन पर 80% से ज्यादा वोट पड़ा है और ये देखकर भी बीजेपी के लीडर्स के चेहरे खिले खिले हैं। जैसे ये वोटर लिस्ट है, इसमें तो मेरे ख्याल से 40-45 पन्ने होंगे इसमें, तो फिर कितने 40-45 पन्ना प्रमुख बनाया? हर पन्ने का एक प्रमुख बनाया गया। अच्छा, और उसका काम है कि वोटर काम है अपने वोटरों को निकाले और मतदाता केंद्र तक ले जाके उसका मतदान कराए। बात सिर्फ स्थानीय लेवल पर एक्टिव कार्यकर्ताओं की नहीं है। गुजरात मॉडल भी यूपी में एक्टिव है। बूथों की निगरानी के लिए बाहर से कार्यकर्ता बुलाए गए हैं। वो घर घर जाकर फीडबैक ले रहे हैं, पार्टी में ऊपर तक पहुंचा रहे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर अपना बूथ कैसे मजबूत किया जाए, डिजिटल तरीके से प्रचार प्रसार कैसे किया जाए, सब हो रहा है। नतीजा ग्राउंड पर दिख रहा है। हम लोगों का हमेशा से ये रहा कि ग्राउंड जीरो पे हम लोग, आज ये नहीं कि चुनाव है तो आज हम लोग ग्राउंड जीरो पे हैं। ग्राउंड जीरो पे हम लोग पहले भी काम करते थे। हमारी योजनाएं धरातल पे पहले से भी थी और घर घर डोर टू डोर अपना जो 10 घर 20 घर होते हैं, मैं उन पे पहले से भी मैं पूरी तरह से कनेक्ट था। और आज हमारा चुनाव आया तो मैं पहले भी कनेक्ट था और आज भी मैं उनसे लगातार कनेक्ट हैं हम लोग और जो भी योजनाएं वो फॉलो करते हैं। और आज जो मतदान की पर्चियां मैं उनको डोर टू डोर मैं दे रहा हूं और पूरी तरह से हम लोग एक अपने बूथ को मजबूत कर। कौन यहाँ से जीतेंगे? 2 वर्मा खड़े हैं यहाँ पे, बीजेपी से भी और समाजवादी पार्टी से। किसका जोर ज्यादा चलेगा? सिर्फ यहीं की बात की जाए या फिर पूरे जिले की बात की जाए? यहीं की बात कर लीजिए, जिले का भी बता दीजिए। पूरे जिले की 8 सीटें, मुझे लगता है कि 8 की 8 सीटें बीजेपी के पाले में जाने वाली हैं। क्यों ऐसा? वजह एक एक वोटर जान रहा है। एक एक वोटर इस चीज को जान रहा है कि जो कार्य 70 वर्षों में नहीं हुए थे वो इस बीजेपी के 5 साल के कार्यकाल में हुए हैं। चाहे वो आस्था के संबंध में हो, चाहे संस्कृति के संबंध में हो और चाहे विकास के संबंध में हो। समाजवादी पार्टी कह रही है कि बेरोजगारी बहुत है यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, पिछले 5 सालों में बेरोजगारी बहुत बढ़ी है। नहीं तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी सरकार आ जाने के बाद ही बेरोजगारी गायब हो जाएगी? संभव ही नहीं। विश्व की कोई भी सरकार, कोई भी आ जाए, बेरोजगारी, अगर नौकरी की बात की जाए तो नौकरी तो नहीं दे सकती। और रह गई बात बेरोजगारी, तो बेरोजगारी कहाँ पर है? सुरक्षा व्यवस्था सुधरी है क्या? मतलब लखीमपुर की अगर हम बात करें, क्योंकि योगी आदित्यनाथ बार बार कह रहे हैं कि पहले बहुत ज्यादा गुंडागर्दी हुआ करती थी, महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत थी बाहर निकलने में, वो अब सुधर गया। जमीन पे आप ऐसा महसूस करती हैं? हाँ बिल्कुल, अब आराम से निकलते हैं, स्वतंत्र होकर निकलते हैं, ना कोई डर है ना कुछ है। पहले कुछ डर भय रहता था? हाँ बिल्कुल, जब निकलते तो ये लगता था कोई साथ में जाए, क्योंकि कुछ ना कुछ लोग कमेंट कर देते थे, कुछ कर देते थे, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब सब अपने अपने में रहते हैं अच्छे से। पहले घर में जो बच्चियां हैं स्कूल जाती थी, वो भी डर रहता था पहले क्या, कि जा रही हैं अकेले जा रही हैं, इसका डर रहता था पहले? हाँ जी, पेरेंट्स हमेशा सोचते थे बच्चों के लिए रिक्शा लगवा दें। लड़कियां अकेले जाती नहीं थी, भाई के साथ, पिताजी के साथ जाती थी। अब तो खुद भी अपने आप स्टेबल हो गई हैं, लोग जाती हैं अपने अकेले, गाड़ी से जाती हैं, स्कूटी जाती हैं, साइकिल से जाती हैं। पहले पैदल निकलना भी डर लगता था, अब तो हम लोग वर्क भी कर लेते हैं आराम से, बाहर का भी घर का भी। पहले भी आप दुकान पे आती थी? जब इसके पहले योगी आदित्यनाथ के सरकार के पहले भी आप दुकान पे आती थी? क्योंकि आप नहीं, पहले तो हम कुछ नहीं करते थे। जब से उनकी सरकार आई मैंने जॉब भी की है, अब तो मैं शॉप पे भी आती हूँ। हाँ जी। बेहतर कौन मुख्यमंत्री साबित होंगे प्रदेश के, योगी आदित्यनाथ या फिर अखिलेश यादव? योगी जी। कौन सा परिवार 100% भाजपा का है और कौन सा नया जुड़ रहा है? कौन सा परिवार भाजपा को वोट नहीं करेगा? इसकी पड़ताल करके वोटर लिस्ट पर सबको मार्क किया जाता है। पूरी तफ्तीश की जाती है, बूथ पर बस्ता लगाने, पोलिंग एजेंट को बैठाने, कौन बस्ते पर बैठे, कौन एजेंट बनाएंगे,
कौन दूसरी व्यवस्था देखेगा? सब पूरे कोऑर्डिनेशन से होता है और असर नतीजों में दिखता है। 17 में ऐसा हो चुका है। क्या 22 में भी ये फॉर्मूला हिट होगा? ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। कल लखनऊ में वोटिंग होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग वोट करने बूथ तक पहुंचे। इसके लिए कुछ पेट्रोल पंप ऑपरेटर्स ने खास ऑफर निकाला है। यह खास ऑफर है 2% के डिस्काउंट का। पेट्रोल पंप डीलर्स के मुताबिक कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक जो भी वोटर पेट्रोल भरवाएगा उसे कुछ पेट्रोल पंपों पर 2% का डिस्काउंट मिलेगा। इस खास ऑफर के पीछे कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डालने के लिए पहुंचे। कुछ ऐसे वोटर जिनका बूथ घर से दूर है और वहां पहुंचने के लिए बाइक या कार का इस्तेमाल करना होगा, ऐसे वोटरों के लिए यह ऑफर काफी सहूलियत भरा होने वाला है। अभी रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने अमेरिका को एक नई धमकी दी है। पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन की जमीन से किसी तीसरे देश को रूस पर हमले की साजिश रचने नहीं दी जाएगी। यह इशारा सीधे सीधे अमेरिका की तरफ है। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का इस्तेमाल रूस को धमकाने के लिए हो रहा है, इसीलिए रूस ने अपनी सेना लुहांस्क और डोनेस्क में भेजी है। पुतिन ने सफाई भी दी और कहा कि उनका कोई इरादा नहीं कि रूस दूसरा साम्राज्य खड़ा करे। तो पुतिन जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं उसमें कितना फर्क है और इसमें अमेरिका का क्या खेल है? क्या यह सिर्फ तेल और गैस की लड़ाई है या कुछ और खेल? यह सब कुछ भारत से 5000 किलोमीटर के फासले पर चल रहा है। इसका असर क्या भारत पर पड़ेगा? और भी कई सवाल हैं। समझने के लिए आपको दिखाते हैं एक नहीं 10 रिपोर्ट। क्या युद्ध शुरू हो चुका है? यूक्रेन में इस रूसी बख्तरबंद गाड़ी और सैनिकों से भरे ट्रक की एंट्री का यही मतलब है। रूस यूक्रेन के 2 टुकड़े करेगा। यह व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन ने ठान लिया है। यूरोप में युद्ध की सुनामी आने वाली है। 90 के दशक में बाल्कन युद्ध के बाद यूरोप सबसे बड़ी जंगी तबाही की चौखट पर आ खड़ा हुआ है, क्योंकि मॉस्को में पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़ों वाले दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए हैं और रूस की फौज पीस कीपिंग फोर्स की शक्ल में यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। इसके मायने हैं कि यूरोप में जंग होगी, इसकी गारंटी 100% है। यूक्रेन खुद को कैसे बचाएगा? क्या नाटो बीच में कूदेगा? क्योंकि रूस सुपर पावर है और ऐसी ताकत का मुकाबला यूक्रेन के अकेले के बस की बात नहीं है। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर वॉशिंगटन डीसी और बेल्जियम में नाटो के मुख्यालय में क्या चल रहा है? यूक्रेन और रूस के बॉर्डर पर क्या चल रहा है? वॉल स्ट्रीट जर्नल पर जब यह खबर छपी तो पूरी तस्वीर साफ हो गई। यूक्रेन का नक्शा बदलने जा रहे रूस का एजेंडा क्या है, इसे समझने के लिए यह रिपोर्ट बहुत गौर से देखिएगा। सबसे पहली बात, रूस यूक्रेन के टुकड़े कैसे करना चाहता है? इस बात को समझने के लिए आपको यूक्रेन और रूस के बॉर्डर को बारीकी से समझना पड़ेगा। पुतिन ने इन दस्तखत के साथ रूस ने पूर्वी यूक्रेन के डोनेत्स्क और लुहांस्क इलाकों को अलग अलग देश की मान्यता दे दी है। ये दोनों इलाके रूस की सीमा से लगे हुए हैं। अब इसी मैप और रूस के आक्रामक स्टैंड को समझिए। यहाँ लुहांस्क में गहरे नीले वाले हिस्से पर 2014 में रूस समर्थित अलगाववादियों का कब्जा है, जबकि डोनेत्स्क में गुलाबी वाले हिस्से पर भी रूसी समर्थित मिलिशिया का कब्जा है। लेकिन अब रूस ने लुहांस्क और डेमोत्स्क को आजाद देश घोषित कर दिया है। रूस को तो ये कदम बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, लेकिन अब ये दोनों जगह आजाद हैं और अब हम उन लोगों से कीव में बैठी सरकार से कहना चाहते हैं कि हम लोग को रोक दें, वरना खून खराबे की जिम्मेदारी यूक्रेन के शासन की होगी। मैं यूक्रेन का राष्ट्रपति होने के नाते कह सकता हूं कि मेरे साथ पूरा यूक्रेन है, जिसकी सरहदों को दुनिया मानती है और इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, चाहे जो हो जाए, चाहे रूस जो भी कहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपनी जमीन पर मजबूती से रहेंगे और हमें किसी से डर नहीं लगता। हम अपना एक हिस्सा भी किसी को नहीं देंगे, इसका हमें पूरा भरोसा है। डोनेत्स्क की आबादी 40 लाख से ज्यादा है, लुहांस्क की आबादी 20 लाख से ज्यादा है।
ये दोनों यूक्रेन का 9% हिस्सा बनते हैं, लेकिन यहाँ की ज्यादातर आबादी रूसी भाषा बोलती है और ये लोग सांस्कृतिक रूप से रूस से ज्यादा करीब हैं। 2014 से यहाँ रूस समर्थित मिलिशिया और यूक्रेन की फौज के बीच टक्कर जारी है। यहाँ से लोग अपने घर छोड़कर जा रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और उनके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मुझे भी यहाँ पर घर छोड़ने का फैसला जल्दी से लेना पड़ा। जैसे ही ऐलान किया गया कि इलाके को खाली कर दिया जाए तो सभी ने ऐसा किया। यहाँ पूरा शहर खाली हो चुका है और ये डरावना एहसास है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि पिछले करीब 10 सालों में यूक्रेनी सेना और अलगाववादियों के बीच हुए संघर्ष में अब तक 15,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन का आरोप रहा है कि रूस डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्र के बागियों को सपोर्ट करता है, उन्हें हथियार मुहैया कराता है। रूस अपने सैनिकों की मौजूदगी को जायज ठहराना चाहता है जो डॉनबास के इलाके में 2014 से काबिज हैं। रूस ऐसा देश है जिसने इस युद्ध को 8 सालों से समर्थन दिया है और वो नहीं चाहता कि यहाँ शांति हो। पिछले 24 घंटों में रूसी सेनाओं ने लगातार सीजफायर का उल्लंघन किया है और 64 ऐसे वाक़ये हैं जब उन्होंने बड़े हथियारों का इस्तेमाल किया। करीब 400 गोले दागे गए हैं और ये सब आबादी वाले इलाके की तरफ हमले में इस्तेमाल किए गए। हमारे 2 सैनिक मारे गए और 18 घायल हैं। दूसरा सबसे बड़ा पॉइंट, रूस और यूक्रेन की टक्कर में दुनिया कहां किसकी तरफ खड़ी है। अमेरिका और नाटो ने यूक्रेन के टुकड़े वाले प्लान पर बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन क्या ये देश यूक्रेन की मदद के लिए अपनी सेना भेजेंगे? इस सवाल पर सब खामोश हैं। अभी सिर्फ रूस पर आर्थिक पाबंदियों की बात हो रही है, जबकि रूस की सेना यूक्रेन में दाखिल हो चुकी है। ब्रिटेन ये मानता है कि रूस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला किया है। उन्होंने यूक्रेन में अपनी सेना भेजी है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। ब्रिटेन जल्द रूस पर आर्थिक पाबंदियां लगाएगा। हमने देखा है कि किस तरह से रूस ने यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद घोषित किया है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। फ्रांस ये मानता है कि यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला किया गया है। भारत का स्टैंड बहुत क्लियर है कि टेंशन को कम किया जाना चाहिए। दुनिया एक और संघर्ष को बर्दाश्त नहीं कर सकती। डिप्लोमेसी और डिप्लोमेटिक कोशिशें एकमात्र तरीका है किसी एक समाधान तक पहुंचने का जिस पर सबकी सहमति हो। इस मुद्दे पर हमारा लगातार यही दृष्टिकोण रहा है। हम सभी पक्षों के संपर्क में हैं। हमारे विदेश मंत्री यूरोप में थे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई वार्ताकारों से मुलाकातें की और मुझे लगता है कि हमारा दृष्टिकोण हमेशा यही रहा है कि तनाव को कम किया जाए, संघर्ष को कम किया जाए। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि डिप्लोमेसी एकमात्र तरीका है और हम ऐसा कुछ भी नहीं होते देखना चाहते जिससे मामला और बढ़े। चीन यूक्रेन के हालात को बहुत करीब से देख रहा है और हमारा इस मुद्दे पर जो स्टैंड है वो यही है कि सब देशों की सुरक्षा की जो फिक्र है उसकी इज्जत की जाए और संयुक्त राष्ट्र के जो नियम और सिद्धांत हैं उसको लागू किया जाए। अब संयुक्त राष्ट्र ने इस मसले पर क्या कहा है वो देखिए। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव का मानना है कि यूक्रेन के 2 इलाकों को आजाद घोषित करना रूस की तरफ से यूक्रेन की संप्रभुता के खिलाफ है और ये संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के विरुद्ध भी है। हम इस फैसले की निंदा करते हैं जिसका क्षेत्रीय और ग्लोबल स्तर पर असर पड़ सकता है। रूस के एक्शन का यूक्रेन और बाकी यूरोप और साथ में दुनिया पर गलत असर पड़ेगा। हमारी जो यूक्रेन के साथ पिछली 2 मुलाकात हुई हैं, उसे लेकर मैंने पहले ही कहा है कि यूक्रेन में मानवीय संकट खड़ा हो सकता है और 30 लाख लोग इससे प्रभावित होंगे। अगर रूस हमला करता है तो ये हालात और खराब होंगे। पुतिन इस वक्त नाटो और अमेरिका के लिए खतरनाक बन चुके हैं और यूक्रेन के टुकड़े करने वाले कदम ने उनके पारंपरिक विरोधियों को बोलने का मौका दे दिया है। जापान ने मानता है कि रूस का कदम यूक्रेन की संप्रभुता पर हमला है। यह हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। हम इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। दक्षिण कोरिया की सरकार ने यूक्रेन के मसले पर अपनी फिक्र जताई है। हमारी सरकार ने लगातार यूक्रेन की संप्रभुता के मसले पर उसका समर्थन किया है।
आपने देख लिया कि यूक्रेन और रूस के मुद्दे पर दुनिया कहां खड़ी है। अब देखिए कि यूक्रेन और रूस की फौज एक दूसरे के खिलाफ कहां खड़ी हुई है। रूस ने कहां सेना जमा की हुई है, कहां यूक्रेन की फौज डटी हुई है, फ्रंट पर क्या हो रहा है। रूस और यूक्रेन की ताकत की तुलना पर अब ये रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन के पास 2 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, रूस के पास 8.5 लाख से ज्यादा फौज है। यूक्रेन के पास 2,500 टैंक है, रूस के पास टैंकों की तादाद 12,000 से ज्यादा है। यूक्रेन के पास 70 फाइटर जेट हैं, रूस के पास 770 लड़ाकू विमान हैं। बाकी फिगर्स क्या दिखाएं? आप इससे अंदाजा लगाइए कि यूक्रेन और रूस की ताकत में कितना बड़ा गैप है। इन आंकड़ों से आगे की बात करें तो इस वक्त पूरा खेल डिप्लॉयमेंट का है और इस तैयारी में रूस ने यूक्रेन को बहुत पीछे कर दिया है। रूस की करीब 1.5 लाख की फौज इस वक्त नाटो को 3 तरफ से घेरे हुए है, लेकिन उसकी टैंक रेजिमेंट में लुहांस्क और डोनेट्स्क की तरफ से यूक्रेन में एंट्री की है। इन सबके बीच रूस एक बड़ी न्यूक्लियर पावर के तौर पर तैयार है। रूस के न्यूक्लियर हथियारों की रेंज में पूरी दुनिया है, लेकिन यहां उसके सामने यूक्रेन है और इसके लिए वो न्यूक्लियर फोर्स को तैयार कर चुका है, क्योंकि मैसेज सिर्फ यूक्रेन नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो तक भी पहुंचाना है। रूस की इंटरनेशनल बैलिस्टिक मिसाइल देखिए, ये है RS-24 यार्स मिसाइल, जिसकी रेंज 11,000 किलोमीटर से ज्यादा है। रूस ऐसी मिसाइलों को पिछले कुछ महीनों में लगातार परख चुका है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।